नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम यहाँ पर दोनों की ही तैयारी करवाते हैं साथियों। फर्स्ट पेपर की मैं शेड्यूल बता देता हूँ डेली का। सुबह 9 बजे जीके की क्लास होती है, सर लेते हैं। 11 बजे होती है गोस्वामी सर की क्लास जो कि फर्स्ट पेपर की होती है। 12 बजे हिंदी सब्जेक्ट की क्लास चलती है हमारे यहाँ पर साथियों फिल्लर फोरम पे। क्या बोलते हैं, ज्योति मैम लेती है 12 बजे। 1 बजे हिस्ट्री की क्लास चलती है जिसका कि मैं एजुकेटर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। 3 बजे चलती है साथियों कॉमर्स की क्लास जो कि साक्षी मैम लेती है। और 6 बजे चलती है संस्कृत की क्लास जो कि निधु चौधरी मैम लेती है। 9 बजे मैनेजमेंट और 8 और 9 बजे मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस की क्लास किसी कारणवश अभी नहीं हो पा रही हैं, कुछ ही दिनों में वो भी कंटिन्यू होंगी, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल होता है हमारी डेली की। 1 बजे दोपहर में 1 बजे डेली हमारी क्लास होती है लाइव, ठीक है। मैं खुद अटेंड करता हूँ क्लास को और सभी देखते होंगे कि मैं रिप्लाई भी देता हूँ साथियों आप सभी के कमेंट्स का। क्लियर। तो ये तो क्लास के बारे में। दूसरा, कल हमने एक सवाल पूछा साथियों कि न्यू ग्रोथ वृक्ष किसे कहा गया। न्यू ग्रोथ या नए ग्रोथ वृक्ष किसे कहा गया। तो साथियों वो बरगद का पेड़ था। न्यू ग्रोथ पेड़ बोले तो बरगद के पेड़ को वट वृक्ष भी बोल देते हैं। बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ साधारण भाषा में बोले तो उसे न्यू ग्रोथ वृक्ष कहा गया है उस समय की भाषा में, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास में चलते हैं साथियों। हाँ, क्लास में जाने से पहले एक बार बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि इससे पहले हमारे जो है अशोक का चैप्टर चल रहा है। अशोक में शिलालेख हमारे हो चुके हैं। शिलालेखों में भी 2 थे, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख हम पूरे पढ़ लिए थे साथियों। इसके बाद स्तंभ लेख आए हमारे। 7 प्रमुख स्तंभ लेख थे। 6 प्रमुख स्तंभ लेख थे, सब स्तंभ जिनको भी बोल देते हैं, उन स्तंभ लेखों को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे आते हैं लघु स्तंभ लेख। अशोक के लेख, अभिलेख और उसमें लघु स्तंभ लेख। देखिए साथ लघु स्तंभ लेख जो है, जो तो वृहद स्तंभ लेख थे, बड़े शिलालेख थे, बड़े बड़े जो स्तंभ लेख थे, ठीक है। उसके बाद लघु स्तंभ लेख यानी जो छोटे स्तंभ लेख थे, पिल्लर इंस्क्रिप्शंस, शॉर्ट पिल्लर इंस्क्रिप्शंस बोले तो, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से देख लेते हैं। लघु स्तंभ लेख जो है साथियों प्रमुख रूप से पाए गए हैं सांची में, सारनाथ में, कौशाम्बी, रुमिंदेई और नीलगिवा सागर। नीलगिवा सागर, निगिलवा सागर भी बोल देते हैं, नीलगिवा भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ से प्रमुख रूप से लघु स्तंभ लेख हमारे पाए गए हैं। कौशाम्बी प्रयाग जो लेख है ना साथियों, कौशाम्बी प्रयाग को जो स्तंभ लेख है लघु, उसमें अशोक की रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। एकमात्र रानी है जिसका कि अशोक के स्तंभों के ऊपर नाम मिलता है। किसका? कारुवाकी का, जो कि अशोक की रानी थी, ठीक है, जो कि मदर ऑफ तीवर की माता थी। तीवर इसका एक पुत्र था साथियों जिसके की ये माता थी कौन? कारुवाकी। इसको कहा गया अभिलेखों में तिवल मातु। क्या कहा गया? तिवल मातु यानी तीवर की माँ, ठीक है। और नीलगिवा सागर नेपाल की तराई में साथियों, नेपाल और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से लगे हुए स्थलों पे 2 प्रमुख शिलालेख स्तंभ लेख मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? नीलगिवा सागर अभिलेख। नीलगिवा सागर अभिलेख में साथियों 14वें वर्ष में वहाँ पर अशोक गया था अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष वहाँ पर अशोक गया था और उसने कनक मुनि का स्तूप का आकार 2 गुना करवा दिया था। कनक मुनि का स्तूप का आकार बढ़ा करके डबल कर दिया, स्तूप को डबल बना दिया था उसने। कनक मुनि एक बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से पूर्व के मुनि हुए हैं कनक मुनि, जिनका की नाम है। बुद्ध में बुद्धिस्ट मान्यता है कि कनक, महात्मा बुद्ध से पहले बहुत सारे बुद्ध हुए हैं, उनमें से कनक मुनि हुए थे। उसके स्तूप को बढ़ा करके डबल कर दिया था, आकार बढ़ा दिया था। किसने? अशोक ने। कब? अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। क्लियर। रुमिंदेई अभिलेख। रुमिंदेई अभिलेख में साथियों 20वें वर्ष अशोक वहां गया था अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक वहां गया था। उसने वहां, उस अभिलेख से क्या मिलता है साथियों में? भाग और बलि 2 प्रकार के करों का पता लगता है, भाग और बलि, ठीक है। और वहां पर उसने 1/6 जो आपका टैक्स था, जो कर था, राजस्व था जमीनों के ऊपर लगाया गया, किसानों के ऊपर जो टैक्स था साथियों, 1/6 भाग से घटा करके 1/8 कर दिया था टैक्स, ठीक है, टैक्स की वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार PYQ में पूछा जा चुका है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि अशोक ने कौन से जगह का जो राजस्व घटा दिया था और कितना घटा दिया था। तो रुमिंदेई
में जाकर के अशोक ने वहाँ का राजस्व घटा दिया था और कितना कर दिया था, 1/6 से 1/8 भाग कर दिया था। ठीक है, धर्मशास्त्र हमारे भी साथियों 1/6 भाग ही अनुमति देते हैं टैक्स की। कृषकों के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर आप राजस्व उनसे वसूलते हो तो 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मध्यकाल में साथियों 50% तक वसूला गया। दो उदाहरण इसके, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला है मध्यकाल में। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी का भी नाम आता है साथ ही उसमें। उसके समय पर मैक्सिमम दर 40% तक पहुंच गई थी। 40%, चौथ जो होती थी वो 25% थी, लेकिन उसके बाद भी और उन्होंने बढ़ा दिया था सरदेशमुखी वगैरह के नाम पे। तो वो जो मध्यकाल आएगा पढ़ाएंगे आपको उसके बारे में। अच्छा, ये रुमिंद अभिलेख खुदवाया गया था, बताते हैं साथियों 249 BC, 249 ईसा पूर्व खुदवाया गया था। कौन कहते हैं? जॉर्ज ब्यूलर। जॉर्ज ब्यूलर नाम के इतिहासकार और विद्वान हुए साथी, इन्होंने इसको रुमिंद अभिलेख को ट्रांसलेट किया है, डिकोड किया है इन्होंने। इसके ऊपर जो क्या क्या लिखा है वो उन्होंने पढ़ा है और उसको लिखा है। 249 इनके अनुसार 249 BC में निर्गत करवाया गया था, लिखवाया गया था। ठीक है, ये हमारे मेन इसमें इतना ही बस, छोटे लघु स्तंभ लेखों में। और इसके बाद हमारे आ जाते हैं गुहालेख। गुहालेख बोलते गुफाओं के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाई गई हैं, गुफाओं के अंदर जो लिखवाए गए लेख है उन्हें गुहालेख या गुफालेख बोल देते हैं। ठीक है, इन सभी लेखों की भाषा साथियों प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। भाषा और लिपि आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों, मैंने कल ही बताया था भाषा और लिपि में क्या फ़र्क होता है, अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, 7 गुफाएं बनवाई गई थी साथियों वहाँ पे, 7 गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी, अशोक से लेकर के अशोक और दशरथ ने 7 गुफाएं दान में दी थी, अशोक और दशरथ ने आजीविकों को 7 गुफाएं बनवाई थी इन्होंने। आजीविक एक संप्रदाय था साथियों, जो कि बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन ही एक संप्रदाय था, जो कि जिसके संस्थापक थे मखलीपुत्र घोषाल। कौन थे? मखलीपुत्र घोषाल या मखलीपुत्र घोषाल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उनको दी गई थी ये गुफाएं। किसने दी थी? अशोक ने और दशरथ, जो उन्हीं का वंशज हुआ था, बाद में राजा भी बना था ये मौर्य साम्राज्य का, उसने 2 गुफाएं दी थी दान में आजीविकों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बराबर कहाँ है साथियों? हाँ, कहाँ खुदवाई थी अशोक ने, दशरथ ने गुफाएं जो दी थी वो कहाँ दी थी वो देख लेते हैं एक बार जरा। कहाँ दी थी? बराबर में। बराबर कहाँ है? गया, बिहार में। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है गया, वहाँ पर है ये गुफाएं ज़्यादातर। ठीक है, तो कौन कौन सी गुफाएं गया और बिहार ये जो बराबर की गुफाएं हैं ना साथियों, ये शैलकृत गुफाओं का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है हमारे सामने। शैलकृत जिनके ऊपर चित्र वगैरह बनाए गए हैं, और सॉरी चित्र नहीं, इंस्क्रिप्शन जिनमें लिखे गए हैं, राज की घोषणा जिनमें लिखी गई है, वो सबसे प्राचीनतम उदाहरण है हमारे पास गुफाओं का में, ये बराबर की गुफाएं। ठीक है, कौन कौन सी गुफाएं हैं बिहार में बराबर में? सुदामा की गुफा, कर्णचोपड़ा नाम की गुफा, लोमा शीर्षी गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। तो ये 4 प्रमुख गुफाएं हैं बराबर बिहार में, बराबर की गुफाएं गया बिहार में। ठीक है, एक और है साथियों छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में एक और 2 गुफाएं मिली हैं, जिनमें कि प्रमाण मिले हैं। मैं बता देता हूं आपको, सीतावेंगी और जोगीमारा नाम की गुफा। सीतावेंगी और जोगीमारा नाम के जगह पर के नाम से इन गुफाओं का नाम पड़ा, सीतावेंगी और जोगीमारा, जहां पर मिलता हमें विश्राम गृह और मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण। विश्राम गृह का बताता हूँ, नाट्य शास्त्र जो होते हैं ना साथियों, जैसे कि आधुनिक में जब बॉलीवुड के हीरो हीरोइन किसी साइट पर जाकर शूटिंग करते हैं, तो हीरो हीरोइनों के बैठने के लिए एक रेस्ट रूम होता है, वो वेट करते हैं वहाँ पर बैठ करके रेस्ट करने के लिए, उनके लिए एक रूम बना दिया जाता है अलग से। तो ऐसा ही रूम नाटक जब बनाए जाते थे, ऐसा नाटक जब बनाए जाते थे साथियों, तो उनके कलाकारों को बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए एक अलग से रूम होता था। उसका भी चित्र यहाँ से हमें मिलते हैं। कहाँ से? सीतावेंगी और जोगीमारा से, विश्राम गृह, रेस्ट हाउस बोले तो। ठीक है, और क्या मिलता है? मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण। पता नहीं अब ये सच है या नहीं है, लेकिन हालांकि लिखा हुआ है तो पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि सच होगा। लोग मंदिरों को बदनाम करने के लिए भी ऐसा कुछ बोल देते हैं, लिख देते हैं इतिहासकार, तो मुझे सही नहीं लगता ये कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अब लिखा हुआ है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है? सीतावेंगी और जोगीमारा की गुफाओं से। ठीक है, वहाँ पर अंकन है, बताते हैं। अब देखा ना आपने, ना मैंने देखा था, तो क्या बताऊँ इसके बारे में। अच्छा, अब अशोक के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? अशोक के बारे में। तो अशोक जो था साथियों, प्रारंभिक जीवन जो था,
उसका बिंदुसार प्लस सुब्रदांगी इक्वल टू अशोक, यानी कि बोले तो H प्लस O2 इक्वल टू H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं। साइंस में पढ़ा होगा ना आपने। तो इसी प्रकार से बिंदुसार और सुब्रदांगी के मिलन से कौन पैदा हुआ? अशोक। तो अशोक की माँ कौन थी? सुब्रदांगी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के बताया है। ठीक है, अब इसकी अशोक की पत्नियां कितनी थी? इसकी बहुत सारी पत्नियां थी साथियों, काफ़ी सारी पत्नियां थी। कौन कौन थी मेन देख लेते हैं। प्रमुख रूप से देवी थी, या देवी या महादेवी कहा गया है जिसको बौद्ध ग्रंथों में, जो कि माँ थी महेंद्र और संघमित्रा की। महेंद्र इसका पुत्र था, किसका? अशोक का। और संघमित्रा इसकी बेटी थी, किसकी? अशोक की। तो अशोक के बेटे और अशोक की बेटी, इन दोनों की माँ कौन थी? देवी या महादेवी करके। ठीक है, ये वही अशोक और महेंद्र और संघमित्रा था जिसको कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने कहाँ भेजा था? धम्म प्रचार के लिए दक्षिण भारत के श्रीलंका में। ठीक है, और एक थी कारुवाकी। कारुवाकी एकमात्र ऐसी रानी है साथियों, अशोक की रानी कारुवाकी। ठीक है, अशोक कारुवाकी एकमात्र ऐसी रानी है जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। दूसरी रानियों का उल्लेख हमें साहित्यिक रूप से मिलता है, किताबों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में और उसके समकालीन अन्य ग्रंथों में मिलता है। लेकिन कारुवाकी एकमात्र ऐसी रानी रही है जिसका उल्लेख लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेखों में के माध्यम से खुदा हुआ, पत्थरों पर खुदा हुआ है। ठीक है, मदर ऑफ तीवर, जो कि तीवर की माता थी। तिवल मातु बोले तो अभी हमने पढ़ाया आपको पीछे। ठीक है, तिवल मातु लिखा हुआ है। और एक थी तिष्यरक्षिता, ये बहुत अधर्मी टाइप की थी साथियों, विधर्मी टाइप की थी, क्योंकि बुद्ध को नहीं मानती थी, बुद्ध धर्म को नहीं मानती थी, बहुत जिद्दी स्वभाव की औरत थी ये। और इसके क्या बोलते हैं, असंघमित्रा जो कि प्रधान महिषी थी। प्रधान महिषी बोले तो पटरानी, मेन रानी, प्रमुख, मेन क्वीन, प्रमुख रानी है, रानियों की रानी पटरानी। तो वो थी प्रधान महिषी। कौन थी? असंघमित्रा। संघमित्रा बेटी थी, असंघमित्रा इसकी पत्नी थी। दोनों में कंफ्यूज मत होइए साथियों। ठीक है, तो असंघमित्रा के जो थी वो अच्छी थी, विद्वान थी। असंघमित्रा की मृत्यु जो है अशोक के जीवन काल में ही हो गई थी। अशोक के जीते जी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद असंघमित्रा के मरने के बाद जो है जो पटरानी बनी थी वो थी तिष्यरक्षिता। ठीक है, तिष्यरक्षिता एक विद्रोही टाइप की औरत थी, बेकार औरत थी। और उसी की वजह से जो था वट वृक्ष जो था, बोधि वृक्ष जिसको कि बोलते हैं, बिहार के गया में जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको उसने जलाने की कोशिश की थी। तो उसको काफ़ी, हालांकि जल नहीं पाया था उसका, लेकिन नुकसान काफ़ी हो गया था। ठीक है, तो ये उसके पीछे स्टोरी है। और क्या था? एक पद्मावती थी, एक दूसरी रानी का नाम था पद्मावती, जो कि कुणाल की माता थी। ये वो पद्मावती है, वो पद्मावती नहीं है जो मध्यकाल में आएगी। पद्मावत जिसके पीछे फिल्म बनी है पद्मावत, वो अलग मध्यकाल का है। हम अभी यहाँ पे प्राचीन काल में चल रहे हैं, ईसा से पहले का टाइम पीरियड है भी चल रहा है हमारा। तो पद्मावती जो थी वो कुणाल की माता थी। कुणाल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ साथियों। कुणाल जो था ना, ये अंधा था। कुणाल जो था आंखों से अंधा था ये। हालांकि इसके बारे में कुछ और भी कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां भी बनाई हुई है। लेकिन ये जो कुछ समय के लिए राजा भी बना था मौर्य काल का, लेकिन ये आंखों से अंधा था, आंखों से दिखाई नहीं देता इसको। ठीक है, अशोक का जीवन काल में थोड़ा और डिटेल ले लेते हैं। और क्या था अशोक के बारे में? कहा जाता है साथियों कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन की प्राप्ति की थी। 273 BC, 273 BC में डेथ हो जाती है बिंदुसार की, इसके बाप की। किसके बाप की? अशोक के बाप की। अशोक के पिता की डेथ हो जाती है 273 BC में, वो छोड़ के चला जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है श्रवणगोला में जाकर, कर्नाटक में जाकर के। ठीक है, उसके बाद 4 साल तक झगड़ा चलता है साथियों भाइयों के अंदर, बिंदुसार के बेटों के अंदर 4 साल तक झगड़ा चलता है राजगद्दी को अधियाने के लिए। तो कहा जाता है कि अशोक ने लास्ट में आकर के अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। कौन कहता है? सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार। सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार मतलब सिंघल देश की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनमें इस बात का जिक्र है। सिंघल देश के 2 प्रमुख अनुश्रुतियां साथियों, दीपवंश और महावंश। सिंघल देश बोले तो आज का श्रीलंका। ठीक है, उनके अनुसार। लेकिन लामा तारानाथ केवल 6 भाइयों का त्यारा इसे मानता है। कौन मानता है? लामा तारानाथ, जो बुद्धिस्ट था तिब्बत का साथियों, 1565 से लेकर
हाँ 1565 से लेकर के 1600 कुछ तक जिसका टाइम पीरियड रहा है, वो तारानाथ कहते हैं कि इसने केवल 6 भाइयों को हत्या करके राजगद्दी को हथियाया था। ठीक है, और ये शुरुआत में साथियों बहुत क्रूर शासक था। कौन? अशोक। आई बात समझ में? क्रूर शासक था, बताऊंगा इसके बारे में कपाने में भी। बहुत बुद्धिस्ट लोग करते ना, हमारा बुद्ध, हमारा अशोक, हमारा अशोक। अशोक अशोक का बाप था कनिष्क। जब कनिष्क का चैप्टर आएगा तब पढ़ाऊंगा उसके बारे में भी। अशोक का बाप था कनिष्क। साम्राज्य के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, सम्राट के हिसाब से अशोक कुछ नहीं था उसके सामने। उसका बाप था अशोक, वो भी बुद्ध को मानने वाला था। लेकिन हमें इतिहास में उसके साम्राज्य का, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता है। इसको अशोक को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। इन बुद्धिस्टों ने और इनको मानने वालों ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है। ठीक है, इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, वो कोई नहीं बताता। तो जब कनिष्क का चैप्टर आएगा उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, इसने साथियों 500 औरतें जिंदा जलवा दी थी। 500 औरतों की को जिंदा जलवा दिया था आग में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको भला बुरा कहा था, क्रूप कहा था कि बेकार है, सुंदर नहीं है। इसको पता लगा कि किसी ने कहा, इसने सबको उठवा लिया और जिंदा जलवा दिया सबको। ये कोई अच्छे राजा के काम है? आप खुद सोचिए जरा। इसी कारण इसको चंडशोक कहा गया। चंडशोक, क्रोधी अशोक यानी कि चंडशोक, इसी वजह से इसको कहा गया। कौन कहता है? बौद्ध ग्रंथ भी कहते हैं इस चीज को कि इसने 500 औरतों को जिंदा जलवाया, और फाहियान भी इसका कहता है, फाहियान भी कहता है इसको कि इसने 500 औरतों को जिंदा जलवाया। इसके कारण इसका नाम चंडशोक था। कलिंग युद्ध से पहले की बात है ये, जब इसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है ये साथियों। 261 BC से पहले की बात है ये। ठीक है, और क्या था? नरक द्वार बनवाया इसने राधागुप्त के कहने पर। ये जो इसका मंत्री परिषद थी ना साथियों, मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, जो इसकी मंत्री परिषद थी उसमें 500 सदस्य थे, और उसका जो अध्यक्ष था बिंदुसार मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक खल्लाटक, और अशोक के समय हो गया था राधागुप्त। तो राधागुप्त के कहने पर इसने एक नरक द्वार बनवाया। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, पटना में, जो कि इसकी राजधानी थी। ठीक है, रमणीय स्थल बोलते हैं इसको। नरक द्वार नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नरक का ही दूसरा द्वार बना दिया हो। अब जिसको जो अत्याचारी और जो पकड़े जाते थे अपराधी किस्म के लोग, उठा करके वहाँ डाल दिया, उनको नरक में डाल दिया एक प्रकार से, ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं रियल में क्या था क्या नहीं, हम नहीं कह सकते। ठीक है, एक नरक ग्रह की भी जिक्र आता है साथियों। ये हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, बता देता हूँ, वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। एक नरक ग्रह का भी जिक्र आता है, उल्लेख मिलता है हमें। कौन कहता है? नरक ग्रह बनवाया था अशोक ने। ह्वेनसांग कहता है इसके बारे में। चीनी यात्री जो आया था बाद में, उसने अपने डायरी में लिखा कि अशोक ने एक नरक ग्रह भी बनवाया था। कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन में, जो कि उस समय मध्य भारत की राजधानी हुआ करती थी अशोक के समय में, उसने वहाँ पर उज्जैन में एक नरक ग्रह भी बनवाया। कौन कहता है? ह्वेनसांग इसका उल्लेख करता है अपने संस्मरणों में। क्लियर हो गया यहाँ तक का? ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में स्तंभ लेख, और ये पूरा डिटेल हमने डिस्कशन कर ली है। ठीक है, बराबर की गुफाएं, ठीक है, और उसकी रानियों के बारे में, और उसके थोड़ा सा अशोक के बारे में, उसके शुरुआत में उसकी रानियाँ क्या क्या थी, और उसके बचपन कैसे कैसे बीता, उसके बारे में हमने डिटेल ले ली है। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार, टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, एकदम से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक। इसके बाद हम इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे देखते हैं अब। क्लियर? तो साथियों अब थोड़ा और इसके ऊपर हम आगे चल कर डिस्कशन कर लेते हैं अशोक और उसका डिटेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अशोक के डिटेल में हमारे पास यहाँ पर कलिंग युद्ध आ जाता है। तो कलिंग युद्ध में क्या मैटर था साथियों कि 261 BC में ये कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक वर्सेस कलिंग का जो राजा था अनंत पद्मनाभ। अशोक और कलिंग का जो राजा था उसका क्या नाम था? अनंत पद्मनाभ था, जो कि अशोक की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया था। अशोक अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, उधर से वो भी बढ़ा रहा था, तो दोनों के अंदर टकराव हो गया था। हालांकि रोमिला थापर, एक जो दिल्ली में है प्रोफेसर हैं रोमिला थापर, उसने अपने बुक्स भी लिखी हैं, तो वो उनका मानना है कि अशोक की नज़रें कलिंग के प्रसिद्ध व्यापार पे थी। बहुत धन था कलिंग में, तो इसकी वजह से अशोक ने उसके ऊपर हमला करके वहाँ के समृद्ध खजाना लूट लिया, सिस्टम को हैक कर लिया रोमिला थापर के अनुसार। तो इसका उदाहरण हमें मिलता, इसका संदर्भ हमें मिलता था साथियों अशोक के 13वें लेख में। अशोक के 13वें स्तंभ लेख में हमें इसका उदाहरण मिलता है, इसकी डिटेल मिलती है। इसमें
जो युद्ध हुआ था ना साथियों, उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए थे, बहुत सारे हजारों लोग घायल हुए थे इसके अंदर। 1 लाख लोगों तो बिल्कुल जान से हाथ गंवा दिया, जान गंवा दी थी 1 लाख लोगों ने, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बंदी बना लिए गए थे और उससे हजारों लोग इसमें घायल हुए थे। तो इतना भीषण रक्तपात होकर के देख करके उसका अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने सोचा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है और उसने उसके बाद प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं लड़ूंगा और तलवार उठा करके एक तरफ रख दी और फिर वो बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। ठीक है, विद्वानों के समझाने पर बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। बुद्ध धर्म में किस किस ने दीक्षित किया, इसके पीछे भी अलग अलग मत हैं साथियों, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ब्रह्म परिवर्तन हो गया था उसका। तो सबसे पहले ये इनके बारे में फेमस है साथियों, अशोक और इसका पिता बिंदुसार दोनों ही ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। ब्राह्मण धर्म बोले तो आज का हिंदू धर्म को मानने वाले थे और जो डेली लगभग 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और दान दक्षिणा देते थे डेली। ठीक है, यह था इनके बारे में। कल्हण इनको शैव मानता है। कल्हण जिसने राज तरंगिणी लिखी थी साथियों, कश्मीर का जो था, तो वो इनको शैव मानता है कि पहले शैव थे बाद में बुद्धिस्ट बने, इनको अशोक को। ठीक है, बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी इसको, सिंगल अनुश्रुतियां कहती हैं कि न्यू ग्रोथ के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था साथियों। किसके प्रभाव में आगे, न्यू ग्रोथ नामक एक विद्वान था जिसने 7 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था। और उसके बाद मोगली पुत्र तिस्य, जो कि ये मेन प्रमुख विद्वान था, मोगली पुत्र तिस्य जो था ये प्रमुख विद्वान था, इसके संपर्क में आकर के पूर्णतया बौद्ध हो गया था। मोगली पुत्र तिस्य जो था साथियों, आपने ध्यान दिया होगा, अशोक के राज्यकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क के टाइम पीरियड में 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका अध्यक्ष था कौन, मोगली पुत्र तिस्य। ठीक है, ये बहुत विद्वान पुरुष थे। तो इसके प्रभाव में आकर के इसने अशोक ने दीक्षा ले ली थी बौद्ध धर्म की। किसके अनुसार, सिंगल अनुश्रुतियों। सिंगल अनुश्रुतियां बोली तो वही दीपवंश और महावंश मेन है उसमें 2 बुक्स। और ह्वेनसांग और दिव्यावदान मानते हैं कि बाल पंडित नाम का एक व्यापारी था जिसको समुद्री बोल देते थे, उसके प्रभाव में आ गया था ये। और लास्ट में उपगुप्त ने इसको दीक्षित किया। किसके अनुसार, ह्वेनसांग भी यही कहता है, दिव्यावदान भी यही कहता है। तो अलग अलग मत है इनके इसको लेकर के। ठीक है, अशोक और उसका धम्म। अशोक का धम्म साथियों ये प्राकृत भाषा का शब्द है। धम्म जो है ना, प्राकृत भाषा से निकला हुआ है शब्द है। संस्कृत में से धर्म बोल देते हैं, संस्कृत और हिंदी में धर्म बोल देते हैं। और यूनानी में बोलते हैं यूसेबिया। क्या बोलते हैं, यूसेबिया। यूनानी भाषा 4 प्रमुख लिपियां हैं इसकी, अशोक की। कौन कौन सी है, कल ही बताया था मैंने आपको, देख लेना यार, कहाँ चला गया, यूनानी सीएपी। हाँ ठीक है, फ्लीट महोदय। अब इसको देखो, हाँ अब इसमें आ जाता है कि धम्म के बारे में डिटेल। धम्म के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है कि धम्म का स्वरूप क्या था। धम्म एक पर्टिकुलर धर्म था, हिंदू धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, क्या था, तो उसके बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो फ्लीट महोदय मानते हैं कि वो राजधर्म था। धम्म जो था अशोक का काम काल का जो धम्म था वो राजधर्म था, यानी कि राजा का धर्म था। और पूरा राज्य जो है धम्म उसी धर्म को मानता, धम्म को मानता था। ठीक है, विंसेंट स्मिथ और राधा मुकुंद मुखर्जी मानते कि सभी धर्मों का सार था, कि सभी धर्मों से अलग अलग कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के और उसने एक धम्म बना दिया था, एक आचार संहिता बना दी, एक नियम बना दिए थे कुछ समाज के लोगों के लिए, जैसे कि अकबर ने किया था अपने समय में। ठीक है ना, अकबर ने भी तो किया था ना, एक धर्म बनाया था, मध्यकाल में पढ़ाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सभी धर्मों का सार इनके मानने से। सेनाट कहते हैं कि पूर्णतः बौद्ध धर्म था। सेनाट मानते हैं कि ये पूर्णतः बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था पूरा, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, बताऊंगा भी उसके बारे में भी। मैकफेल कहते हैं कि बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का मिक्सअप था। बौद्ध धर्म से प्रभावित ब्राह्मण धर्म था, बौद्ध धर्म से प्रभावित ब्राह्मण धर्म ही था, क्या, धम्म। ठीक है, रोमिला थापर, हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, बता देता हूं। रोमिला थापर मानती हैं कि अशोक का जो बौद्ध धर्म था वो अशोक का आविष्कार था। अशोक का जो धम्म था वो अशोक ने ही बनाया था। और प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए बोले तो अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ध्यान में देते हुए जो उसने नियम कानून विधि संहिता बनाई वो था, रोमिला थापर कहती है। और कौन कौन कहते हैं देख लेते हैं जरा। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि नैतिक आचार संहिता थी। नैतिक आचार संहिता बोल तो एथिक्स थे, मोरालिटी थी, कुछ अच्छाइयाँ मिला करके बना दिया गया था धम्म। डी.आर. भंडारकर कहते हैं उपासक बौद्ध धर्म था। उपासक बौद्ध धर्म मानते डी.आर. भंडारकर, क्यों, क्योंकि बौद्ध
अशोक कभी भी बौद्ध धर्म दीक्षित जरूर हुआ था, लेकिन कभी भी भिक्षु नहीं बना। वो उपासक ही रहा था, उपासना करता रहा था और नियम फॉलो करता थोड़े, वो भी भिक्षु कभी नहीं बना वो, ना ही कभी वो संघ में जाकर के बैठा। ठीक, इस कारण ये उपासक बुद्ध मानते हैं। धम्म प्रचार देखेंगे तो ये था। इसके बारे में साथी ये और एक खास बात है कि ये पूर्णतः बौद्ध धर्म नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का भी नियम आता और 4 आर्य सत्य भी बोले गए हैं, जो मेन चीजें हैं बुद्ध धर्म की है। अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और त्रिरत्न, ये 3 पिलर्स हैं बुद्ध धर्म के। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, किसी भी कार्य को करने के लिए अष्टांग मार्ग अपनाओ और अपना निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं आप। दूसरा, 4 आर्य सत्य हैं, इसके अंदर 4 मेन जो देशनाएं हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध की 4 देशनाएं बोल देते हैं, 4 नियम बोल देते हैं, 4 आर्य सत्य बोल देते हैं उनको। ठीक है, और तीसरा त्रिरत्न इसके हैं, जो मैंने कल बताया था, बुद्ध, उनका धम्म और उनका संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये त्रिरत्न है। तो ये प्रॉपर तरीके से सारे ही अशोक का जो धर्म था, धम्म था, उसमें नहीं थे। इस कारण इसका पूर्णतः बौद्ध धर्म नहीं माना जा सकता। ठीक है, सभी धर्मों का सार वाला जो फैक्ट है वो ज़्यादा उचित प्रतीत होता है मुझे, मेरे अनुसार, कि सभी धर्मों के अलग अलग अच्छाइयाँ लेकर के उसने एक आचार संहिता बना दी थी लोगों के लिए कि अच्छाइयाँ आप ये काम करने हैं और ये काम आपने नहीं करने हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब धम्म प्रचार के लिए उसने साथियों अपने भेजे थे, अलग अलग देशों में दूत भेजे थे, जैसे कि संघमित्रा और महेंद्र, 2 बेटे थे, बेटे और बेटी। 18 साल की संघमित्रा थी उस समय और 20 साल का उसका बेटा महेंद्र था, जिसको किसने भेजा था? श्रीलंका में। किसने? अशोक ने। तो और भी देशों में भेजे थे। यमन, मेन देशों में जो भेजे थे, यमन देशों में 5 यमन देशों का उल्लेख मिलता था साथियों इसके समय में, जहाँ पर इसने अपने राजदूत भेजे थे, और वहाँ के राजा क्या क्या थे, उनका नाम इतिहासकारों ने कौन कौन सा लिया है, तो वो देख लेते। वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, मैच मेकिंग में बहुत ज़्यादा आता है कि अशोक के काल में ये शासक कहाँ का राजा था। उल्टा फिल्टा करके आपसे पूछा जाता है। कौन कौन थे? सीरिया का शासक उसके अशोक के समय कौन था? अंतियोक बोल देते हैं। और आधुनिक जिसका संदर्भ लगाया गया एंटियोकस II से, अभिलेखों में अंतियोक लिखा गया है, एंटियोकस II था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का पोता था। सेल्यूकस निकेटर ये वही सेल्यूकस है साथियों जो कि अशोक का दादा चंद्रगुप्त की सेल्यूकस की बेटी के साथ शादी हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। उसी सेल्यूकस निकेटर का पोता था कौन? एंटियोकस II, जो कि अशोक के समकालीन था। क्लियर? मिस्र का राजा तुर्मै था, जो कि टॉलमी फिलाडेल्फस से इसका अनुमान लगाया गया है। इससे अभिलेखों में तुर्मै लिखा गया है और एक्चुअल में क्या था? टॉलमी फिलाडेल्फस। मैसेडोनिया या मकदूनिया का राजा था एंटिकिन, जिसका के नाम था एंटीगोनस गोनाटस। ठीक है। एपीरस का राजा मग या मका बोल देते हैं, जो कि मगस से जिसका अनुमान लगाया गया कि मगस था। सीरीन का राजा था अलेक्जेंडर, जिसको कि अलेक्जेंडर बोल देते हैं। अलेक्जेंडर ये वो अलेक्जेंडर नहीं है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ये दूसरा अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर इसको अभिलेखों में बोला गया अशोक ने, और इसका नाम लगाया गया, अनुमान लगाया गया है अलेक्जेंडर। वो अलेक्जेंडर नहीं है जो 322 BC में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, वो अलग था। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर था साथियों, और टॉपिक था अशोक के बारे में। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें समय लगेगा आपको, आप भी अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए साथियों, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हमेशा उसमें अपडेट्स डालता हूँ। कल भी मैंने बहुत सारे अपडेट्स उसमें डाली है, मेंशन की है। और इसी से संबंधित और भी डिटेल जो कि हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है साथियों, हर चीज़ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे हम उसका। तो उसका डिटेल जो मेन फैक्ट्स हैं मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं उन चीज़ों को, और अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो मैं मेन बताता हूँ उनमें से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना होती है साथियों, इसलिए मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ। क्लियर हुआ आपका? तो ये आज का चैप्टर हमारा क्लियर हो जाता है साथियों, टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है अशोक के बारे में। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल लेंगे इसी चैप्टर की। मौर्य काल में समय लगेगा। मौर्य काल आपका क्या बोलते हैं कि ये गुप्त काल, इनमें से क्वेश्चन बहुत लंबे चैप्टर्स हैं ये, इनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इनको टाइम देना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो ये आज का हमारा लगभग ख़त्म हो जाता है साथियों। ठीक है, चैप्टर, और इसके बाद फिर हम और आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए आप लगे रहिए। हाँ, एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ साथियों, 27 फरवरी 2022 संडे का दिन है। संडे को रात को 9 बजे हम प्लान कर रहे हैं गूगल मीट पे लाइव वीडियो सेशन का, तो जिसमें कि आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे और आपसे डिस्कशन की जाएगी लाइव। मैं खुद लाइव रहूँगा और हमारी टीम रहेगी, तो आपको समय से पहले टाइम पर उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे या फिर जैसा भी उचित होगा वैसा बता देंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। तो इसलिए बार बार कहता हूँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम लिंक पोस्ट करेंगे। उसके माध्यम से आप गूगल मीट को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए उसको, ताकि आप ऑन द टाइम ज्वाइन कर सके। नेट वगैरह अपना प्लानिंग कर लीजिए, हेडफोन या लीड लेके बैठिए अपना, और उसमें हम डाउट्स क्लियर करेंगे 1 by 1 को लेकर। बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है हमारी, बहुत अच्छा प्लान चल रहा है हमारा, ठीक है। संडे को अभी आपके पास है 2-3 दिन, तो अपना प्रॉपर तरीके से इसके लिए अरेंजमेंट तैयारी कर लीजिए, और अपने नियर डियर जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़े हुए, वो उसको सेशन को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लगे रहिए साथियों। आप हमारी क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें डिटेल में बता सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं साथियों, हर काम में आपका भाई आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।